दोस्तों नमस्कार। इन दिनों जाट रिजर्वेशन का इशू एक बार फिर सुर्खियों में है और आज इसकी गुत्थियों पर चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार रामबोल तोमर जी के साथ। रामबोल भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद राणा जी। मित्रों, दरअसल इशू क्या है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश आई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जब लागू हुई मंडल कमीशन की सिफारिशें, तो उस वक्त जाट जो है वो जनरल कास्ट होते थे और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के विरोध में जाटों ने सड़कों पर भारी भरकम प्रदर्शन किए थे और उनके जो स्टूडेंट्स हैं जाट कम्युनिटी से आने वाले, उन्होंने ज़बरदस्त अपोज किया था इसका। तब शायद जाटों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन इसी के उलट मूवमेंट करेंगे, एक दिन वो रिजर्वेशन की मांग करेंगे। उस वक्त वो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। फिर होता ये है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो जाटों को अदर बैकवर्ड कास्ट में शामिल कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। और जब जाट्स अदर बैकवर्ड कास्ट में उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनका आंदोलन चलता है देश भर में कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी अदर बैकवर्ड कास्ट माना जाए। ये आंदोलन चल ही रहा था, लंबे समय ये आंदोलन चला कि 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, चुनाव में जाने से पहले यूपीए सरकार पर चौधरी अजीत सिंह ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज़बरदस्त दबाव बनाया और इस दबाव का नतीजा ये रहा कि चुनाव में जाने से पहले अंतिम कैबिनेट मीटिंग में यूपीए 2 की सरकार ने, यूपीए 2 ने जाटों को पूरे देश में अदर बैकवर्ड कास्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन इशू कर दिया। और ये नोटिफिकेशन इशू होने के बाद सर्टिफिकेट्स बनना शुरू हो गए। जो रिक्रूटमेंट उस समय चल रहे थे तो उसमें कुछ लोगों को नौकरियां भी उस समय मिलनी शुरू हुई। लेकिन होता क्या है कि इस बीच में लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो है नतीजे आते हैं और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में जाटों को रिजर्वेशन दिया था, उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में जाटों के रिजर्वेशन के फेवर में पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जाटों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया। केंद्र सरकार में उनको जो नोटिफिकेशन किया था उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन है उसने सिफारिश नहीं दी थी जाटों को रिजर्वेशन देने की और उसकी अनुशंसाओं के विपरीत, उसकी अनुशंसाओं का ध्यान नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया और एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया लास्ट कैबिनेट मीटिंग में। अल्टीमेट कोर्ट में गया इशू, तो कोर्ट में सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि उन्होंने मजबूत पैरवी नहीं की और जाटों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। उसके बाद से जाट लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाए, उनका रिजर्वेशन बहाल किया जाए। और इसके लिए अमित शाह से, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं इस वक्त, उनसे लगातार मीटिंग्स भी हुई जाट लीडर्स की वेस्टर्न यूपी के, और वो मिलते रहे, उनसे बात करते रहे, उन्हें आश्वासन मिलता रहा। हरियाणा में बीच में एक बहुत उग्र आंदोलन भी हुआ जाटों का, उसमें 16 लड़के मारे गए, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और इस बीच में न जाने क्या क्या हो गया। ये पूरी जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी ये कई फाड़ हो गई, 2 फाड़ नहीं कई फाड़ हो गई, कई गुट हो गए। तो थोड़ा सा रामबोल भाई साहब इसके अतीत पे बात करेंगे। मुझे याद पड़ता है कि 2008 में मेरठ में एक विशाल सभा हुई थी बागपत रोड पे डीपीएस के सामने, और उस विशाल सभा में चौधरी अजीत सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उसमें दारा सिंह, देश के तमाम बड़े जाट लीडर्स, जाट फेसेस उसमें एक मंच पे इकट्ठा हुए थे और आंदोलन को मजबूत करने की, धार देने की रणनीति बनाई गई। ये तय किया गया कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए। और 2009 के इलेक्शन के ठीक पहले की ये जनसभा थी। उस समय रिजर्वेशन नहीं मिलता जाटों को, ये आंदोलन चलता रहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दबाव बन जाता है। दरअसल जाट आरक्षण संघर्ष समिति में 2 गुट बनने की नींव जो 2008 में मेरठ में जनसभा हुई थी वहीं से पड़ जाती है। वहीं से मतभेद शुरू होते हैं यशपाल मलिक और युद्धवीर सिंह जी के बीच में। ये दोनों अलग-अलग दो धड़े बन जाते हैं। चूंकि उस बड़ी जनसभा का संचालन यशपाल मलिक कर रहे थे,
तो यशपाल मलिक के होर्डिंग्स बड़े पैमाने पर उस समय लगते हैं और वो संचालन कर रहे थे चूँकि, तो उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, दूसरी तरफ युद्धवीर सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इन दो बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में जाट आरक्षण समिति, जाट आरक्षण संघर्ष समिति, जो कि तब तक जाट अखिल भारतीय जाट महासभा का ही अंग थी, वो अलग हो जाती है, वो अलग होगी यशपाल मलिक के नेतृत्व में। तो ये एक फिर ये आंदोलन चलता है, फिर हरियाणा में हिंसा होती है आंदोलन में बड़े पैमाने पे, और नौबत ये आ जाती है कि रिजर्वेशन मिलने के बाद खारिज हो जाता है जाटों को। उसके बाद भी आक्रोश बढ़ा था राणा जी, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे जाट, और ये हुआ कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बड़ी रणनीति अपनाई, और अमित शाह ने जितने भी बड़े जाट नेता हैं भाजपा के, उनको तमाम नेताओं को अपने आवास पे आमंत्रित किया, बुलाया, और उन्हें संतुष्ट किया कि हम जाट आरक्षण देंगे। उनको ये कहा गया, अमित शाह ने कहा था, और इसके बाद जाटों को लुभाने का प्रयास किया कि जाट बेल्ट उनके साथ आ गई। उसके बाद जाट आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं, उनकी सरकार अब भी है केंद्र में, लेकिन जो है वो जाटों का आरक्षण का मुद्दा गौण हो गया है। दोस्तों नमस्कार। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर फटे कुर्ते में लखनऊ पहुंच गए हैं और सियासत बेहद गर्म है, मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी को भी, शायद शीर्ष नेताओं को भी ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस इशू को डाइल्यूट किया जाए। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रामबोल तोमर जी और राजेश शर्मा जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं राजेश भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप दोनों लगातार करीब से देख रहे हैं इस पूरे मसले को, क्या अब ये मुद्दा इस लेवल पे चला गया है कि इसमें कुछ सुलहनामा नहीं होगा? जी डॉक्टर साहब, अब सुलहनामा के आसार रहे नहीं। आसार इसलिए नहीं रहा कि जब से लगा 20 मार्च में जो प्रकरण हुआ था, कलश को लेकर जो विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी पुलिस और कार्यकर्ताओं में, अगर ये सुलहनामा होता, चूंकि तब से लगातार उग्र है नंद किशोर गुर्जर, और संगठन चूंकि बीजेपी का संगठन है, बीजेपी का संगठन वाच करता है, और ये तब तक चुप रहता है जब तक ये लगे कि भाई कि मामला सुलझ जाए। तो बीजेपी की ओर से किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया ऐसा, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी का हो, चाहे जिला कार्यकारिणी का हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, किसी का बयान नहीं आया। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये कि नंद किशोर गुर्जर को पूरा प्रकरण ये है कि वो लोनी में कलश यात्रा निकाल रहे थे, पुलिस के साथ भिड़ंत होती है, उसमें वो नीचे गिर जाते हैं, रामचरितमानस उनके सिर पे होती है, फिर वो उसको अपने सीने पे रख लेते हैं, कहते हैं कि रामचरितमानस का अपमान होने से मैंने बचाया। इस बीच में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो गिरेबान पकड़े हुए दिखाई देते हैं एक इंस्पेक्टर का, उसको लेकर के उनके खिलाफ जाट महासभा के लोग प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे, और नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता फट जाता है। वो कहते हैं कि पुलिस ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया है, मेरे ऊपर अटैक हुआ है पुलिस का, और वो फटे कुर्ते में ही घूमते हैं लगातार। केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, उनके मंच पे भी जाते हैं, वो वहाँ पे जो राम कथा हो रही होती है उसके मंच पे भी उसी कुर्ते में जाते हैं, और अब वो चले जाते हैं लखनऊ उसी कुर्ते में। वो कहते हैं कि तब तक दूसरा कुर्ता नहीं पहनूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता। खैर, ये एक अलग पहलू है, लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम ये होता है कि नंद किशोर गुर्जर के बयानों पर जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद आते हैं, बम्बावड़ में जनसभा को संबोधित करते हैं, ठीक उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य दिन में कहते हैं कि मैं आहत हूँ इस घटना से, नंद किशोर जी के साथ जो हुआ है, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे। कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन देर शाम उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के निर्देश पर एक नोटिस, कारण बताओ नोटिस इशू कर देते हैं नंद किशोर गुर्जर को, और नंद किशोर जी उसका जवाब देने के साथ साथ उसको पब्लिक डोमेन में ओपन कर देते हैं उस लेटर को कि मैंने ये जवाब दिया है, और वो खुले तौर पे उसमें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अनुमति ली, कलश यात्रा के लिए प्रयास किए, पुलिस ने किस तरह से विघ्न डाला, किस तरह के पुलिस के एक्ट हैं, वो सारी बातें उसमें दोहराते हुए लिख देते हैं, और वो लेटर उनका सार्वजनिक हो जाता है। इसके बाद फिर भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीडिया उनसे बात करता है तो वो कहते हैं कि
नंद किशोर जी हमारी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, 2 बार के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं और हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। नौबत यहाँ तक आ गई राजेश भाई साहब। फिर कई किस्से हैं, कई लोगों के बयान हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक घटनाक्रम पे बात करें। इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप, इस कंट्राडिक्शन को किस तरह से देख रहे हैं कि एक ही समय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, ठीक शाम को नोटिस इशू हो जाता है नंद किशोर जी। सर देखिए, जब भूपेंद्र चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के, जब वो नोटिस देते हैं कि भाई आप स्पष्टीकरण दो, आपने इस तरह सरकार को बदनाम क्यों किया, तो वो जो उनका लेटर होता है वो लेटर किसके पास नहीं आता, वो लेटर सीधे नंदकिशोर गुर्जर के पास जाता है और नंदकिशोर गुर्जर उस लेटर को पब्लिक डोमेन में भेज देते हैं। तो जैसे ही वो लेटर वो कानून नोटिस जाता है पब्लिक डोमेन में, तब ये लग गया कि इसका मतलब नंदकिशोर गुर्जर ने मान लिया कि अब जो है बीजेपी से सुलहनामा होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो लगातार वो बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीधे मुख्यमंत्री पर कटाक्ष से कर रहे हैं कि भाई डेली उत्तर प्रदेश में 50,000 गायों की हत्या हो रही है। कोई ये ग्रुप है जिसका कमेला है, वो सीधे तौर पर उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात कह दी कि डेली उत्तर प्रदेश में 50,000 गायों का कत्ल होता है। तो ये कहने का मतलब है सीधे तौर पे उन्होंने पंगा ले लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। फिर लगातार जब वो कहते हैं कि भाई अगर मेरी जुबान खुलेगी, मेरे पास वो तमाम साक्ष्य हैं, अगर वो साक्ष्य पब्लिक डोमेन में आए तो आज़ादी के बाद में सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश की होगी। अगर वो ये सब जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब बात कहने का मतलब है कि सुलहनामा की जो समय था वो गुजर गया, उन्हें लग गया सुलहनामा नहीं होगा। और जिस तरह वो अब फटे कुर्ते में लगातार जा रहे हैं लखनऊ में, अब आप देखो कि संगठन के जितने भी लोग हैं वो तो 2 बार के विधायक हैं और लगातार वो जो है चूंकि वहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे, मैंने पिछले लगभग जब से प्रकरण हुआ है तब से मैं जिलाध्यक्ष को भी उनके साथ नहीं देख रहा। और बड़े नेताओं की बात छोड़ दो, जो गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, जो चैनपाल सिंह है, जिन्हें ये मानते थे कि नंदकिशोर गुर्जर जी की मेहरबानी से वो जिलाध्यक्ष बने हैं, वो भी मैंने उनके पास ही देख के जाते हुए नंदकिशोर जी के पास कोई फोटो नहीं है। इसके अलावा वो जो बहुत सारे एमएलसी हैं, विधायक हैं, क्षेत्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वो कोई उन सबने किनारा कर लिया। उनके किनारा करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये जरूर उन्हें कह दिया गया होगा कि नंदकिशोर के पक्ष में नहीं बोलेंगे। ताज़ा मामला कल का है। कल एक लोनी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है अनिल कसाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 8 साल हुए हैं, 8 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए उसको बताने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे रह गई। वो जब नंदकिशोर गुर्जर के बारे में वो बात करते हैं तो वो पूरे बरस पड़े। नंदकिशोर गुर्जर को लेकर उन्होंने पूरे 8 साल के उनके सब तमाम बातें पब्लिक डोमेन में पहुंचा दी। उन्होंने बता दिया कि इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए नंदकिशोर ने, और इतने लोगों को ये बुलाते थे घर पे पिटवाते थे, फिर मुकदमे कराते थे। कई बुजुर्गों की उन्होंने कहानी बताई कि वो बुजुर्ग थे, उन्हें बुलाया, पिटवा कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। फिर बात आती है जो वो है म्यूनिसिपलिटी जो टाउन एरिया है लोनी का, वहाँ मनोज धामा होते हैं कि भाई मनोज धामा को जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, उन्हें जबरन सत्ता की ताकत दिखाते हुए उन पर बहुत सारे आरोप लगवाए। कई जो उनके पक्ष के थी महिला पुरुष जिनसे लगवाए, उन्हें जेल भिजवाया, पूरा बदनाम किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 8 साल में गुर्जर बिरादरी के नहीं रहे, ये गुर्जर को क्यों याद करते हैं। वो पूरी तरह फायर हुए कल नंदकिशोर गुर्जर को लेकर। उन्होंने पूरी लंबी स्टोरी बताई कि भाई ये गड़बड़ी। हालांकि भाजपा ने जो अनिल कसाना है पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनसे भी सवाल जवाब मांग लिया है कि आप पब्लिक डोमेन में क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मनोज धामा लगातार कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक वहाँ एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन हैं, वो एयरमैन है, उनका नाम है सत्यवीर गुर्जर, सिरोली गांव के बराबर में गिरोली गांव इनका गांव है, मिले हुए हैं। तो वो उसी गांव के हैं। वो लगातार वो उन पर जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे नंदकिशोर गुर्जर पे, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे। और वो ये भी कहते हैं कि भाई 8 साल पहले हमने देखा है। उन्होंने तो इस बात को भी इनकार कर दिया, हालांकि हम उनकी बात को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंच से इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, वो उन्होंने कहा, उनका बयान है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो कलश यात्रा में बवाल हुआ वो भी एक षड्यंत्र के तहत थे, जैसा उन्होंने कहा सत्यवीर गुर्जर जी ने। लेकिन डॉक्टर साहब अब इस समय की स्थिति है, वो लखनऊ गए, अयोध्या गए, और मैंने पिछले 24 घंटे में उनके साथ में भाजपा का या किसी मंत्रिमंडल का कोई ऐसे भाजपा नेता को नहीं देखा कि जिसके साथ वो चाय पी हो या खाना खाया हो सकता है रात के अंधेरे में कोई बैठ ले, कहीं अलग बात है। तो जिस तरह किनारा कर रहे हैं तमाम संगठन के लोग, भाजपा के लोग, मंत्री, विधायक, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई इशारा ऐसे जरूर हो गया संगठन की ओर से
कि नंदकिशोर गुर्जर से बात नहीं करनी, और नंदकिशोर गुर्जर अभी भी लगातार वही बात कर। रामबोल भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नंदकिशोर गुर्जर वाकई में बहुत कमज़ोर हो गए हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर, या वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं? जैसे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि उनको कारण बताओ नोटिस इशू होता है, कार्रवाई नहीं हो पाती उनके ऊपर कोई। पार्टी के विधायक हैं, बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, खुद हवाला देते हैं कि वो 30 साल से ज़्यादा समय से 86 से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, 2 बार के MLA हैं। ये सारे फैक्ट्स तो स्टैंड करते ही हैं। हाँ, तो वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी जमीन है जिस पे खड़े होकर के नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, और जिस पे खड़े होकर के, जिस जमीन पे खड़े होकर के नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को जो जवाब देते हैं कारण बताओ नोटिस का, उसको पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। कोई तो ताकत हुई। दरअसल जो नंदकिशोर गुर्जर लोनी के विधायक हैं, वो एक कलश यात्रा निकाल रहे थे, और कलश यात्रा के लिए वो कह रहे हैं कि पहले दिन या 2 दिन पहले उन्होंने एक अर्जी दी थी अनुमति के लिए, और प्रशासन और पुलिस ने उस अनुमति को अस्वीकृत कर दिया कि हम वहाँ से कलश यात्रा नहीं निकालने देंगे। उसमें हजारों महिलाएं थी, और लोनी जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हो सकता है प्रशासन ने भी ये सोचा हो कि मुस्लिम इलाका है, यहाँ से निकालना कोई विवाद का कारण बन सकता है, इस वजह से अनुमति नहीं दी हो। लेकिन रामायण उस पे सिर पे रखी थी, पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, वो देखना चाहिए था पुलिस को भी। जो पुलिस ने भी ज़्यादा इशू बनाया है उसे रोकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। कलश यात्रा तो फिर भी निकल गई। मैं आपसे दूसरी बात जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी ताकत है जिसके बूते नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लोहा ले रहे हैं, सीधे तौर पे खुल के बोल रहे हैं, वो बहुत आक्रामक हैं। वो इस वजह से बोल रहे हैं, एक तो हिंदू गुज्जर जो गुज्जर हैं बिरादरी उसके पीछे है, इसमें 2 राय नहीं। वेस्ट यूपी में गुज्जर बिरादरी बहुत ज़बरदस्त है, और गुज्जर बिरादरी जो है भाजपा के साथ ही है। पहले तो वो अपनी बिरादरी को देखती है, और सेकंड पार्ट वो भाजपा को देखती है। और उसमें यदि गुज्जर, अब मेरठ में भी उसकी मीटिंग हुई गुज्जरों की कि यदि नंदकिशोर गुज्जर का अपमान हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं, तो तमाम गुज्जर उसके साथ खड़े हैं अंदर खाने। लेकिन कई गुर्जर नेता विरोध भी कर रहे हैं, जैसे अभी राजीव भाई साहब बता रहे थे। हाँ, कि ये सिरोली गांव के एयरमैन हैं हाँ, सतवीर गुर्जर, वो डेली फेसबुक लाइव कर रहे हैं उनके खिलाफ। कसाना जी हैं। जब कोई बड़ा आदमी हो जाता है तो उसके 10 विरोधी 100% होंगे। भाई जब विधायक 2 बार बन लिया तो कम से कम 1000 आदमी दुश्मन होंगे, तो कोई ना कोई उनका विरोध तो करेगा। जब विधायक हो गए हैं तो कुछ गलत काम भी होते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ नंदकिशोर गुर्जर ने सबसे पहले आप देखिए कि जब सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया था, उन्हें तो नोटिस जारी नहीं हुआ। वो अमित शाह को नोटिस भिजवाया गया, उसमें स्पष्ट कर दिया जो तबादले हो रहे थे उन तबादलों में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का भी तबादला उनके कहने से नहीं किया गया, तो इस वजह से वो नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो दलित थे, इस वजह से भी दलित थे, इसको दबा लिया मामले को वहीं, और वो सीधा मोर्चा सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ खोल दिया था उन्होंने। लेकिन वही दूसरा मामला मैं गिनवाता हूँ अभी, वो डॉक्टर संजीव बालियान का है मुजफ्फरनगर में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, तो उनको उन्होंने पुलिस के खिलाफ बोल दिया, और उसमें गलत कुछ नहीं था, उन्होंने सच ही बोला था। लेकिन क्या हुआ, उनकी सुरक्षा वापसी ले ली वहाँ के कप्तान ने। भाई इसका मतलब जो है पुलिस प्रशासन ही सब कुछ हो गया, राजनेता तो कुछ रहे नहीं। भाई राजनेता यदि अपनी जनता की बात नहीं कहेंगे, जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, तो उन्हें कल को वोट कौन दे देगा?
आप ये कहना चाह रहे हैं कि कलश यात्रा की परमिशन दे देती पुलिस, हाँ दे देती, सिक्योरिटी देती तो क्या इश्यू था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी देती, कुछ भी देती, निकलवा देती, तमाम तो चीजें। तो ये क्यों नहीं दी गई सिक्योरिटी? आपको क्या मतलब ये परमिशन क्यों नहीं दी गई, क्या लगता है? ये वहाँ के प्रशासन के बीच जो है नंदकिशोर का कुछ टकराव है, जिस वजह से उसने अनुमति नहीं दी। और कुछ हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी की भी बात आ रही है, चीफ सेक्रेटरी पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसमें कोई ना कोई भूमिका चीफ सेक्रेटरी की भी हो सकती है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बनाया किसने? सरकार ने। सरकार किसने बनाई? जनता ने। तो उन्हें सुनना चाहिए जनता। तो क्या इतनी संवादहीनता है कि एक विधायक की मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पा रही? नंद किशोर जी को अगर परमिशन नहीं मिल रही थी तो वो मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया, उन्होंने नहीं ये किया? नंद किशोर को वो जो है मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख सकते थे, मिल सकते थे। चिट्ठी नहीं, फोन करते, बात करते, लखनऊ जाते, मुख्यमंत्री से मिलते, योगी आदित्यनाथ से मिलते, अपनी बात कहते। लेकिन बगावत करने का मतलब तो सीधे पार्टी से नहीं, बगावत। तो क्या इतनी संवादहीनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर है कि विधायक भी मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पा रहे? नहीं, मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो नंद किशोर जी क्यों नहीं मिले? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत है भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही, हो सकता है। जिसके बूते पे भाजपा में ये सही आशंका है आपकी, भाजपा में भी गुटबंदी चल रही है, जो सार्वजनिक नहीं हो रही, ऐसे सार्वजनिक होकर आ रही है, वो दब जाती है वहीं पे। अब ये अभी आप बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो आए, उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शाम को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नोटिस आ जाता है जवाब तलब का। अब ये चीजें जो है, अब डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कहा है कि नहीं, उसके नंद किशोर के साथ गलत हुआ है, अनुमति दी जानी चाहिए थी और उसकी कलश यात्रा निकलनी चाहिए थी। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा में अंदर खाने गुटबाजी चल रही है, और कभी भी ये छोटा विस्फोट है, बड़ा विस्फोट भी देखने को मिल सकता है। राजेश भाई साहब, जो बातें पार्टी फोरम पे बैठ के डिस्कस होनी चाहिए, जिनके सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में आ रही है। कारण बताओ, नोटिस इशू हो रहा है, कलश यात्रा की परमिशन विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिली, यानी विधायक जी की पहुंच सरकार तक नहीं है, या उन्होंने प्रयास नहीं किए, या सरकार परमिशन नहीं देना चाहती थी। ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब विधायक जी अगर की कोई बयान, नंद किशोर जी के कुछ बयान अगर सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचा रहे थे, अच्छा संदेश नहीं जा रहा था, तो उनको फ़ोन करके भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी फ़ोन करके भी कह सकते थे कि भाई ये सब बंद कर दीजिए, इस मसले को सुलटा ले रहे हैं। लेकिन पार्टी लेवल पे कोई इनिशिएटिव अब तक नहीं लिया गया, दिखाई नहीं देता कि नंद किशोर जी क्यों कुर्ते में घूम रहे हैं। मुख्य डिप्टी सीएम ये तो कह जाते हैं पब्लिक के बीच में, भीड़ के बीच में, कि मुझे इनका फटा कुर्ता देख के अच्छा नहीं लग रहा और अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन वो उनसे ये नहीं कहते कि भाई, इतना एश्योरेंस नहीं दे पाते कि भाई नहीं कार्रवाई होगी, आप कुर्ता बदलिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर की बात है ना, एक ही पार्टी फोरम की बात है। मुख्यमंत्री जी ने भी शायद नहीं कहा अभी तक, अगर वो कहते तो मुझे लगता है कि शायद मसला सुलट गया होता। भूपेंद्र चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी संगठन और सत्ता दोनों के लेवल पे भीतर से जो घमासान चल रहा है, ये इसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुलझाने की कोशिशें इसलिए नहीं हो रही हैं कि लोनी एक सांप्रदायिक तौर पे देखें तो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है। संभल का एक एक्सपेरिमेंट था, तो संभल के बाद क्या लोनी प्रयोगशाला बन रहा है? क्या 2027 के ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो रही है संभल की तरह लोनी से भी? और नंद किशोर जी का टिकट होगा, पार्टी के भीतर कोई झगड़ा नहीं है, ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये वोटर्स के पोलराइजेशन का खेल चल रहा है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसी बातें भी हो रही है। देखो डॉक्टर साहब, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ है। अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो यहाँ लोग बोलना नहीं चाहते, पर्दे के पीछे लोग बहुत सारी बात करते हैं। भाई बहुत सारी बात ये करते हैं कि अगर हम नंद किशोर गुर्जर की बात, अगर हम विवाद की बात करें तो ये उंगली पे है पूरे विवाद पूरे प्रदेश की। अगर 8 साल की बात कर लें तो 8 साल के बाद नंद किशोर जी का हो गया, चाहे यहाँ एक मेरठ में दिनेश खटीक है राज्य मंत्री सिंचाई विभाग के, उनका हो गया, लखीमपुर खीरी के योगेश वर्मा होगी, 1 2 3 और विधायक हैं, डॉक्टर संजीव बालियान भी होगी। तो 403 विधायकों में अगर 10-20 विधायक भी अगर वो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, मुखर हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें।
403 में 10-20 भी अगर हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि इनका भी कुछ स्वार्थ हो सकता है, ये शोर मचा रहे और तो सब काम कर रहे हैं। अच्छा, हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पुलिस को लेकर लगातार ट्रोल भी हो रही है सरकार, पूरी सरकार की पुलिस जो है अपनी मनमर्जी से काम कर रही है और सत्ता के जो विधायक है उनकी बात मान रही है, किसकी बात नहीं मान रही। जब मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई पीड़ित जाता है तो पुलिस को देखकर वो डर जाता है, पुलिस का ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन अब जिस तरह नंदकिशोर जी का मामला हुआ तो ये तो सारी जड़, जैसे लोग कहते हैं कि जो डिप्टी मुख्यमंत्री की लाभी तैयार कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, वो लाभी में तो जोड़ लेते हैं विधायकों की, लेकिन जब विधायक संकट में होता है उसको फिर उसकी मतलब सुरक्षा नहीं कर पाते। अब जब नंदकिशोर गुर्जर का ये मामला यहाँ हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बात कह के चले गए मंचों से, कहा कि भाई ये जो राम भक्त है उनके गले में तो मालाएं होती हैं, उन पर डंडा कैसे बज गया। ये सब जब आप कह रहे हो डिप्टी मुख्यमंत्री, तो बैठ जाओ आप भी धरने पे, आप उसे कमिश्नर को सस्पेंड करवाओ, जिन्होंने लाठीचार्ज किया उन्हें सस्पेंड करवाओ। तो आप कहने भर पे सब कुछ चला गया और आप कह के एक विधायक का मोरल बढ़ा जाते हो, फिर विधायक लगातार बमबारी करते हैं और जब बमबारी होती है, नोटिस आता है तो फिर डिप्टी मुख्यमंत्री का कोई बयान भी नहीं आता इस मामले में। तो हमें लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है विधायकों का गुटबाजी में, अब ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है। जैसे डिप्टी मुख्यमंत्री बोले, उनका मान सम्मान बढ़ाया उस सभा में, तो हमें लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर को ये लग गया था कि अमित शाह जी तो जरूर बात करेंगे डिप्टी मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके बहुत करीबी हैं और मेरा मोरल लगातार बढ़ा रहेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि ये स्थिति आ जाएगी। अगर ऐसा पता होता कि बाद में डिप्टी मुख्यमंत्री किनारा कर जाएंगे और संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा, आज तो अमित शाह को भी ये लगातार बात कर रहे हैं, अमित शाह समय नहीं मिला नंदकिशोर गुर्जर को। भाई संगठन में जब संगठन में इस तरह की बात होती है, कोई पब्लिक डोमेन में संगठन के खिलाफ बोलता है तो बड़े नेताओं का मामला है कि चाहे कितना करीब है वो बात करना बंद कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ताकतवर पार्टी है, उनका फुल फ्लैश बहुमत है, जबरदस्त बहुमत है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सरकार है, तो नंदकिशोर जी को बर्खास्त करके पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते? नहीं, ये तो जो बीजेपी तो बहुत ठंडा करके खाती है। हमने बहुत सारे प्रकरण देखे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो इतना ठंडा करके खाती है कि शोर नहीं मचाती बीजेपी, साइलेंट रहती है। अभी ये पूरा मामला आया, कोई और नेता, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं गाजियाबाद में तो देश के रक्षा मंत्री का मकान भी है और लगातार संवाद भी होता है नंदकिशोर जी का। गाजियाबाद में बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन क्या अभी तक, और हमें लगता है कि नंदकिशोर जी ने उनसे बात भी की होगी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा, कोई उनके पक्ष में बात नहीं कर रहा, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा। तो बीजेपी को आज कोई सत्ता में है, बीजेपी सेंट्रल में भी, स्टेट में भी, तो बीजेपी के लिए तो आज ये स्थिति है, उसके लिए खुला मैदान है। अगर मैं हूँ तो मेरे पीछे 20 खड़े हुए हैं। बीजेपी को ये श्योर है कि अगर मैं बोलूंगा तो बीजेपी शोर भी नहीं मचाएगी। उसे पता है कि अगर बीजेपी बोलेगी तो उसका वेट बढ़ेगा, वो चुप है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरती है कि गुर्जर नाराज हो जाएंगे? और जैसे राजपूतों की नाराजगी 2024 में झेलनी पड़ी, अगर नंदकिशोर जी पे खुल के कार्रवाई की तो गुर्जरों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और 27 में कुछ खेल हो सकता है। ये तो प्रणव चैंपियन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उससे एक नाराजगी पैदा हुई थी। फिर हम यहाँ देख रहे हैं मेरठ में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए। ये तो तय मान लीजिए, यदि नंदकिशोर के खिलाफ एक्शन में आती है पार्टी, तो गुर्जर समाज बिल्कुल निश्चित रूप से वो खिलाफ हो जाएगा भाजपा के, और वो बगावत इतनी बड़ी होगी गुर्जरों की कि वो बहुत भारी पड़ जाएगी भाजपा के लिए। क्योंकि अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो है राजपूतों ने कर दी थी, ठाकुरों ने, तमाम यहाँ से शुरू होकर पूरे देश में गई। यानी नंदकिशोर गुर्जर के बारे में फैसला विधानसभा चुनाव के ठीक पास जाके ही होगा। हाँ, वो कुछ ना कुछ उसे आपस में इनका सेटलमेंट हो जाएगा। फैसला तो तय है, ये तो मान लीजिए कि नंदकिशोर को भी मना लेंगे। और ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठा कर उनसे बात कर लेंगे, हटाएंगे जरूर अजय मिश्रा को, कमिश्नर जो गाजियाबाद का है, लेकिन थोड़ा बाद में, ठहर के, रुक के, थोड़ा रुक के, मैसेज उसे दे भी दिया होगा मुझे लगता है नंदकिशोर को, कि रुक जाओ, आप शांत हो जाओ, अभी हटाना गलत संदेश जाएगा, अब उसका थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद हटा देंगे। विधायक जी नया कुर्ता कब पहनेंगे राजेश भाई साहब, क्या लगता है? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि विधायक जी का ये आखिर जताना क्या चाहते हैं। ये जो कुर्ता फटा हुआ पहन रहे हैं, वो 2 बार के विधायक हैं,
भाई ये जो बातें पब्लिक डोमेन में चल रही है उनके परिवार का मामला है, वो संगठन में रहे हैं, विधायक हैं, और ये जो सब पुलिस बड़े नेता उनकी पहुंच में सब हैं, पहुंच किसी में से भी बात कर बिल्कुल। सकते हैं। और पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी वो भी तो उनके हैं भाई, अगर वो सरकार में है तो वो उनके ही तो हैं। निश्चित। अगर इस बीच में कोई दूसरे दल का विधायक होता और वो इस तरह मुखर होता तो उसे ये कह सकते थे कि भाई ये दूसरी पार्टी के हैं, ये तो इशू बना रहे हैं। लेकिन वो तो अपनी पार्टी में, अपने परिवार में अगर इस तरह की कलहबाजी कर रहे हैं तो ये है तो हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस। अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा। लेकिन जैसे मैं बीजेपी का नेचर को थोड़ा बहुत जानता हूँ, बीजेपी का नेचर ऐसा है कि वो बीजेपी बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में साइलेंट छोड़ देती है, और साइलेंट में क्या है कि मोरल डाउन करती है। अभी वो विधायक जी हैं, अभी पता चलेगा कि वो पुलिस कमिश्नर से, डीएम से जो छोटे नेता हैं, जो उनका कद छोटा है, अभी उन्होंने कह दिया कि जरा इनकी बात सुनो, उनके वहाँ पंचायत लगनी शुरू हुई तो जनता तो ऐसी है उधर चली जाएगी। और आप देखो, जहाँ तक ये मामला है कि किसका नुकसान किससे होगा, तो जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है तो चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अब ज़्यादातर ये हो गया तमाम कास्ट में, उसमें गुर्जर भी एक है और कास्ट भी है, कि जिस कास्ट का टिकट मिलता है वो चाहे कोई भी हो, उसे बिरादरी उस तरफ चलती है। अब 2022 में चुनाव था, यानी नाराजगी को डाइल्यूट करने के लिए गुर्जर को गुर्जर लीडर से रिप्लेस कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। आप इस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल। अब आप देखो ना, अब उत्तर प्रदेश में अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो चौधरी यशपाल सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव लड़े सपा से। सरदने की बात करूं तो चाहे पूरे अब लोनी में गुर्जर को वोट दिया, जब सरदने का चुनाव है तो अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी को वोट दिया। जब मेरठ में जब चुनाव था तो मेरठ दक्षिण में शोभिंदर तोमर को जो है गुर्जरों ने वोट दिया। तो ये तो कास्ट कुछ जो है कि जो बड़ी पार्टी के पक्ष में जहाँ टिकट मिलता है, कास्ट तो उस तरफ चली जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा, जब कोई ऐसा मूवमेंट चलता है कि अब जैसे मान लीजिए जाट आरक्षण का मामला था, तो जाट आरक्षण का मामला था, उन्होंने मान लिया कि बीजेपी ये जाटों को आरक्षण देना नहीं चाहती, तो एक पूरा परसेप्शन हो गया कि भाई बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका नुकसान हुआ बीजेपी को बहुत ज्यादा। अब जब ऐसा किसी व्यक्ति विधायक, जैसा कोई विधायक है या कोई सांसद उसके खिलाफ हो गया, तो इससे पूरी जाति इसलिए डाइवर्ट नहीं होती, क्योंकि पार्टी जो है ना, पार्टी तो कहीं ना कहीं तो उस जाति के कैंडिडेट उतारेगी, और जहाँ उतारेगी फिर जाति वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या नंदकिशोर गुर्जर के राजनीतिक करियर का बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्या उन्होंने गलत दांव खेल दिया है, या नंदकिशोर गुर्जर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी उभर करके सामने आएंगे, साबित होंगे मंजे हुए खिलाड़ी, और अंततः जो है वो अपने मिशन में, अपनी मुहिम में कामयाब हो जाएंगे और तीसरी बार फिर उनको लोनी से टिकट मिल जाएगा? आप क्या कहते हैं? कई सुर्खियां हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मनोज धामा की मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से 29 तारीख को मुलाकात, 29 तारीख को। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ की एंट्री है जी, मुख्यमंत्री आवास की एंट्री है 29 मार्च की। तो सियासत में कब समीकरण पलट जाएं और कब कहानी जीरो से हीरो हो जाए कोई नेता, और कोई कब नेता हीरो से जीरो हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? आपका क्या सोचना है? हम आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।